डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में। आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि टोटल कितने महाद्वीप हैं और टोटल कितने महासागर हैं, और हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है तो कैसे हुई है। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने। तो आपको पहले हम महाद्वीप के बारे में बता देते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए, विस्तृत स्थलीय भूखंड को ही हम महाद्वीप कहते हैं। अगर भूखंड का कोई बहुत बड़ा लैंड है तो उसी को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और विस्तृत जलीय भाग को ही हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। अगर जल का कोई बहुत बड़ा भाग है, विस्तृत भाग है, तो उसी को हम महासागर के नाम से जानते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महाद्वीपों की कुल संख्या आपका 7 होते हैं। आप बचपन से पढ़ रहे हैं। अब जैसे में आपने एशिया का नाम सुना होगा, अफ्रीका का नाम सुना होगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब 7 महाद्वीप हैं आपके। उसी तरह से महासागरों की बात करते हैं तो महासागरों की कुल संख्या 4 बताई जाती है आपको। आपने सुना होगा, प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा, आपने अटलांटिक महासागर का नाम सुना होगा, आपने हिंद महासागर का नाम सुना होगा, और आपने आर्कटिक सागर का भी नाम सुना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मैप पर देखते हैं कि ये महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो देखिए, विस्तृत स्थलीय भूखंड की बात करता है तो देखिए एक बहुत बड़ा भूखंड यहाँ पर नजर आ रहा है पूरा। यह एक बहुत विस्तृत भूखंड है, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर का पोर्शन एशिया महाद्वीप कहलाता है और इधर का पोर्शन यूरोप कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक महाद्वीप आपका यहाँ पर एशिया हो गया, इसमें हम एशिया लिखेंगे, डेट इज एशिया। और इधर जो आपका पोर्शन आ रहा है डेट इज यूरोप। और देखिए इसी एशिया और यूरोप को कंबाइंड रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यह एशिया महाद्वीप है और इधर यूरोप महाद्वीप है। और एशिया और यूरोप को कंबाइंड रूप से हम किस महाद्वीप के नाम से जानते हैं, इसको हम यूरेशिया कहते हैं, इस लैंड को, क्योंकि जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इधर एक कंटिनेंट आपका एशिया है और दूसरा कंटिनेंट यूरोप है, तो इस दोनों के बीच कोई तो बाउंड्री लाइन होगा। तो इसके बीच एक बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर एक पर्वत है आपका, दैट पर्वत इज यूराल पर्वत, दैट इज यूराल पर्वत। यह हमने लिख दिया यूराल पर्वत। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि एशिया और यूरोप के बीच जो सीमा निर्धारण करता है वह आपका यूराल पर्वत करता है। अर्थात दोनों के बीच डिवाइडिंग लाइन का काम कौन करता है, यूराल पर्वत करता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट महाद्वीप आपका एशिया रहा, आपका सेकेंड महाद्वीप हमने देखा यूरोप है। अब नीचे आइए, थर्ड महाद्वीप आपका यहाँ पर आपका है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, देख रहे हैं आप। और अफ्रीका महाद्वीप को जो अलग कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आपका एक भूमध्य सागर है, आपका एक सी है, डेट इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और इधर आपका एक लाल सागर है। और यही आपका भूमध्य सागर, लाल सागर जो है, इसको अफ्रीका को यूरोप और एशिया से क्या करता है, अलग करता है। याद रखना होगा आपको कि आपको यूरोप और एशिया से अफ्रीका को अलग करने का काम कौन करता है, तो वह हमारा यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर जो है अफ्रीका को यूरोप और एशिया से अलग करता है। अब यहाँ पर देखिए, इधर आपका एक साइड में आपका पश्चिम में आइए, तो यह आपका एक महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। और एक नीचे इसके महाद्वीप है आपका, इसको हम नाम देंगे दक्षिणी अमेरिका। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो एक आपका एशिया हुआ, दूसरा यूरोप हुआ, तीसरा अफ्रीका नाम दिया, तो चौथा में हमारा क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका। और पांचवा हम देख रहे हैं क्या आपका, दक्षिणी अमेरिका। और छठा यहाँ पर देखिए, यह एक महाद्वीप है आपका, लैंड का भूखंड है, यह आपका है ऑस्ट्रेलिया। यह महाद्वीप क्या हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे एक महाद्वीप है 7 नंबर में, डेट इज अंटार्कटिका, डेट इज अंटार्कटिका। तो टोटल महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 7। और हम यहाँ जो है वर्ल्ड के मैप पर 7 महाद्वीप को देख रहे हैं। आप एक बार गौर से देखिए, आपका यह 1 नंबर में हमारा एशिया का पोर्शन हो गया, 2 आपका इधर यूरोप का पोर्शन हुआ, 3rd यहाँ पर हमारा अफ्रीका हो गया,
4 यहाँ हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, 5th हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया, और 6 हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 7 हमारा अंटार्कटिका हो गया आपका दक्षिण में आपका। क्लियर है आपका। और आपको यहाँ पर हमने बताया था यूरोप और एशिया, ये दोनों को जो है कंबाइंड रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं, और यूरोप और एशिया को अलग जो करता है, दोनों के बीच जो सीमा बनाता है, वह सीमा यूराल पर्वत बनाता है। तो यह हमने महाद्वीपों के बारे में देखा, 7 महाद्वीप को देखा। अब विशाल जलीय भूखंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपका एक जलीय भूखंड है आपका, इधर आपका यूरोप देख रहे हैं, यहाँ पर हम अफ्रीका को देख रहे हैं, इधर उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं, और इस दोनों के बीच में एक यह विशाल जलीय भूभाग है। आपको इसको अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। देखिए, और यहाँ पर जो है देखते हैं कि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपका ये सारा अटलांटिक महासागर है। इसके ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी अटलांटिक महासागर के नाम दे देते हैं, और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी अटलांटिक के नाम से जानते हैं। ऐसा आप लिख भी सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसको नीचे लिख सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह भारत है आपका, हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, और इसी के नीचे एक महासागर यहाँ पर जलीय भूभाग है, जिसको हम इंडियन ओशियन, दैट मीन्स हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए, इधर में आपका एक प्रशांत महासागर का एक कुछ भाग इधर पड़ेगा, प्रशांत महासागर का पोर्शन इधर पड़ेगा, और कुछ प्रशांत महासागर का पोर्शन इधर पड़ जाएगा। ग्लोब पर अगर दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों प्रशांत महासागर आपस में क्या हो जाएगा? कंबाइंड होगा। तो महासागरों की संख्या अगर की बात करते, देखिए यहाँ पर अगर हम इंडियन ओशियन को फर्स्ट नाम दे देते हैं, और सेकेंड में हम अगर अटलांटिक महासागर को लेते हैं, और थर्ड में हम क्या करते हैं? प्रशांत को लेते हैं, तो एक चौथा फोर्थ जो बचा है, तो चौथा फोर्थ सबसे ऊपर आ जाता है। सबसे ऊपर में आएगा आपका यहाँ पर यूराल पर्वत जो देख रहे हैं, यूराल पर्वत के ऊपर में आ जाता है आर्कटिक सागर। इसका नाम दे देते हैं आर्कटिक सागर कहलाता है आपका। सबसे ऊपर यूराल पर्वत जो देख रहे हैं, ऊपर में आ जाइए। यूराल पर्वत के जस्ट ऊपर जो पोर्शन देख रहे हैं, ऊपर पोर्शन में आपका क्या है? आपका आर्कटिक सागर है। तो ये 4 महासागर है आपके। क्लियर है आपका। तो आपको याद रखना होगा, आपका दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है और कौन से महासागर कहां पर है। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा महासागर बड़ा है और कौन सा महासागर छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा महाद्वीप छोटा है। तो एक बार फिर इस मैप पर हम गौर करते हैं। आपको जो मैंने समझाया, हमने देखिए कहा सर, यह देखिए एशिया का पोर्शन है, इधर सेकेंड नंबर में सर यूरोप का पोर्शन है। इन दोनों के बीच का डिवाइडिंग लाइन, सीमा बनाने का काम कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। और एशिया और यूरोप के पोर्शन को, पूरा ज्वाइंट भूमि को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की बात किया, फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका की बात किया, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच यहाँ पर एक जो है नहर है आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप, यह पनामा नहर दोनों के बीच अंतर करता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को डिवाइड कौन करता है? अगर पूछा जाएगा तो वह पनामा नहर होगा। इसे पूछता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को डिवाइड कौन करेगा? तो डेट इज पनामा नहर करता है आपका। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा यूरोप और एशिया और अफ्रीका को जो है यूरोप एशिया से अलग कौन करता है? तो यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर है। क्लियर है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया आपका, और यहाँ पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। नीचे में 7 महाद्वीप देख रहे हैं। अगर महासागरों की चर्चा करते हैं आप, तो हिंद महासागर, इंडिया के नीचे का पोर्शन हिंद महासागर, और एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के प्राचीन नाम हिंदुस्तान पर रखा गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे।
दूसरा में आप अटलांटिक महासागर देख रहे हैं, इसको दो पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। और इधर देखिए प्रशांत महासागर का पोर्शन थर्ड हुआ और ऊपर में फोर्थ नंबर में आर्कटिक सागर हुआ। तो आइए इसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से सीक्वेंस के हिसाब से लिखते हैं और स्टडी करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। तो मैप को अपने दिमाग में बैठाइए और हम चाहेंगे कि आप भी अपने मैप को निकाल लीजिए और मैप में अपने सारे मैप में आप इसी तरह से सभी महाद्वीप और सभी महासागर को मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी बात है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से फिर चलते हैं, आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आप हम स्टडी क्या कर रहे हैं सर, हम महाद्वीप और महासागर का स्टडी कर रहे थे और हमने यहाँ पर पहले बोर्ड वर्क में देख लिया कि महाद्वीप और महासागर कौन कौन से हैं। आपने अभी जस्ट देखा महाद्वीप और महासागर के बारे में, क्लियर है। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग डालेंगे और वहां पर लिखेंगे, पहले सिस्टमेटिक ढंग से नाम लिखेंगे सभी महाद्वीप का, सिस्टमेटिकली काम करेंगे हम। यहां पर हमने हेडिंग डाला महाद्वीप। पहले हम महाद्वीप की चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी चर्चा करेंगे? महाद्वीप की चर्चा करेंगे। दो बार मिला हुआ था महाद्वीप और महासागर मिला हुआ था, अब इसको नोट करना है आपको। तो यहां पर हम कहेंगे विस्तृत स्थलीय भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। हमने पहला इंफॉर्मेशन लिखा, डिफाइन किया, विस्तृत स्थलीय भूखंड जो है उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और हम दूसरा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, महाद्वीपों की कुल संख्या बराबर 7, यानी कुल टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं उसका नाम लिख देते हैं हम। जैसे में एशिया लिखा हुआ है इन्हें, दूसरा आपका उत्तरी अमेरिका, तीसरा आपका दक्षिणी अमेरिका, चौथा अफ्रीका, पांचवा अगर लिखेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया लिखिए, छठा यूरोप और सातवां अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप थे। कौन कौन है याद रखिए, आपको इसको नाम याद रखिए। पहले एशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, चौथा अफ्रीका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा यूरोप और सातवां अंटार्कटिका। अब ये तो महाद्वीप 7 है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया के अकॉर्डिंग इसका कर्म क्या है। नया हेडिंग बनाएंगे हम, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है। हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल बोले तो एरिया के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है सीक्वेंस में। यानी सबसे पहले बड़े ज्यादा एरिया वाला को लिखेंगे, उसके बाद छोटे एरिया वाले को। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एशिया का। तो फर्स्ट में लिखेंगे एशिया। दूसरे पोजीशन पर हमारा अफ्रीका आएगा, तीसरे पोजीशन पर उत्तरी अमेरिका आएगा, चौथे पोजीशन पर हमारा दक्षिणी अमेरिका आएगा, पांचवें पोजीशन पर अंटार्कटिका आ जाता है, छठे पोजीशन पर यूरोप और सातवें पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया। आपकी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का पोजीशन अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका,
4th नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5th नंबर पर अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। आप एशिया में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया है। और उसी तरह से सबसे छोटा कौन बन गया, नीचे में कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर लिख सकते हैं सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। उत्तरी अमेरिका क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन है। क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन है, तो उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल के अनुसार छठा बड़ा महाद्वीप यूरोप हमारा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से अगर आपको सीक्वेंस याद रखता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब भली भांति दे देंगे। ठीक है, अब इन महाद्वीपों को हम जनसंख्या के हिसाब से क्रम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा हम आधार बनाते हैं पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि किस महाद्वीप का पोजीशन क्या है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, दूसरे पोजीशन पर कौन है, तीसरे पोजीशन पर कौन है। तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट करके जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो है आपका हमारा एशिया है। एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। दूसरा आपका हमारा अफ्रीका है आपका। तीसरा हमारा यूरोप आ जाएगा। चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका आएगा। और पांचवा हमारा उत्तरी अमेरिका। और छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और सातवां में हमारा अंटार्कटिका है आपका, क्योंकि ये आइस से ढका हुआ है। देख रहे हैं, तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अनुसार अगर महाद्वीपों के क्रम पोजीशन को देखते हैं तो सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड आपका महाद्वीप कौन हो गया, एशिया। सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड हमारा अफ्रीका। और थर्ड हाईली पॉपुलेटेड यूरोप। फोर्थ हाईली पॉपुलेटेड महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ हाईली पॉपुलेटेड उत्तरी अमेरिका। सिक्स हाईली पॉपुलेटेड ऑस्ट्रेलिया। और सेवन हाईली पॉपुलेटेड क्या है आपका, अंटार्कटिका। ये महाद्वीपों का जनसंख्या के हिसाब से क्रम है। यहां से भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। आपको जैसा हमने बताया था कि आपको मैंने कहा था एशिया और यूरोप को, एशिया और प्लस यूरोप, ये दोनों को मिला दिया था और दोनों को मिला हुआ भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। हम मैप में बता चुके हैं एशिया प्लस यूरोप इजकल टू यूरेशिया। इसका मतलब हुआ कि एशिया और यूरोप के कंबाइंड भूभाग को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक बात यह भी याद रखिएगा, एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, कौन करता है, यूराल पर्वत। ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, यूराल पर्वत। अर्थात एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है, हमारा यूराल पर्वत करता है। अब एक बात और रखिएगा, याद रखना है कि महाद्वीपों का आकार जो है, जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का आकार है, महाद्वीपों का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजा। जितने भी महाद्वीप हैं उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद, दैट मीन्स एक्सेप्शन। और वह एक्सेप्शन है ऑस्ट्रेलिया। वह एक्सेप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आकार त्रिभुजाकार है। जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं सब आपका ट्रायंगुलर शेप में है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जो ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुजाकार नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का आकार चतुर्भुजाकार है। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया कैसा है हमारा, चतुर्भुज के आकार का है, आपका क्वाड्रिलेटरल है, आपका इसका शेप है।
तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे हो गए महाद्वीप के बारे में। अब हम देखेंगे महासागरों के बारे में, स्टडी करेंगे। देखिए महासागरों के बारे में जो है, पहला तो सबसे पहले हम महासागर, दैट मीन्स ओशियन। इसकी इंग्लिश ओशियन होती है, और इसका जो है डिफाइन अगर सिंपल बनेगा तो विस्तृत, चाहे विशाल जलीय भाग, सीधे लिखिए विशाल जलीय भाग महासागर कहलाता है। विशाल जो जलीय भाग है आपका, वह क्या कहलाएगा? महासागर कहलाएगा। और महासागर की कुल संख्या 4 है। हम यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे, महासागर की कुल संख्या 4 है आपका। अब कौन कौन 4 महासागर हैं, आप उसका नाम लिखेंगे। पहला अटलांटिक महासागर लिखिए, दूसरा हिंद महासागर, और तीसरा प्रशांत महासागर, और चौथा लिखिए आर्कटिक सागर। तो ये हमारे 4 महासागर हैं, नाम याद होना चाहिए। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर। आपको इसको हमने अभी मैप पर भी दिखाया था, कौन सा कहां पर सिचुएटेड है आपका। अब इसको अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का पोजीशन क्या है, तो उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से महासागरों का पोजीशन या सीक्वेंस क्या है, उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हेडिंग डालिए आप, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का क्रम है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो सबसे बड़ा में आएगा प्रशांत महासागर, और ये प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? प्रशांत है। और प्रशांत डीपेस्ट के दृष्टिकोण से भी देखेगा तो प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरा भी है। दूसरा महासागर आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और इसी अटलांटिक महासागर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमने डिवाइड किया था। और 4 हमारा आएगा हिंद, थर्ड में आएगा हमारा हिंद महासागर, और 4 हमारा आएगा आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर। तो यह था हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से महासागरों का क्रम। फर्स्ट पोजीशन पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर, और सबसे छोटा महासागर हमारा कहाँ है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो बन के आता है, जितने भी महासागर हैं उसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। महासागरों का भी आकार क्या है? महासागरों का आकार है, कैसा है? त्रिभुजाकार। ये भी ट्रायंगुलर शेप में है। जितने भी महासागर हैं वह भी क्या है आपका? ट्रायंगुलर शेप में है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद, एक्सेप्शन लिखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन आपका। वह है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तो देखिए आपका अपवाद एक्सेप्शन में अटलांटिक महासागर है, और इसका जो आकार जो है, आकार यह इस आकार का है। कैसा है? इस आकार का। तो आपको याद रखना पड़ेगा जितने भी महासागर हैं वह ट्रायंगुलर है, आपका त्रिभुजाकार है। लेकिन अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जो इस शेप में है, इस आकार का है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये थे बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा दिए गए महाद्वीप के बारे में और महासागर के बारे में। महाद्वीप और महासागर के बारे में
हमारे द्वारा बेसिक इंफॉर्मेशन दिए गए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, और इसके बारे में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, और उसमें से जो सबसे अच्छा थ्योरी है जो महाद्वीपों की व्यवस्था को अच्छे ढंग से स्पष्ट करता है, उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, यह हमने हेडिंग डाला, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। और महाद्वीप एवं सागर कैसे बने हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करने का सबसे जो अच्छा प्रयास किया गया वेगनर के द्वारा किया गया था। और वेगनर ने जो है जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या कौन सा सिद्धांत? तो यहाँ पर जो अभी हम डील करने जा रहे हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और इस सिद्धांत को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की चर्चा करने जा रहे हैं। और यह थ्योरी यह बताएगा कि महाद्वीप और महासागर बने तो कैसे बने। तो देखिए पहली बात तो यह सिद्धांत जो है दिया गया, प्रतिपादित किया गया, इसके प्रतिपादक जो थे वेगनर थे। अब आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वेगनर महोदय ने थे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत को हम लोग कंसेप्ट ऑफ पेंजिया के नाम से भी जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ पेंजिया। इनके सिद्धांत को हम कंसेप्ट ऑफ पेंजिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपका? अब इनके सिद्धांत की हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए वेगनर ने, आज आपने देखा अभी महाद्वीप टोटल 7 हैं, ड्रील भूखंड है। वेगनर ने मान लिया कि कार्बन फेरस युग में, कार्बन फेरस युग एक पीरियड था, कार्बन फेरस युग, कार्बन फेरस युग एक युग था। और वेगनर ने माना कि एक कार्बन फेरस युग में ये दीर्घ स्थलीय भूखंड जो थे ये सारे जुड़े हुए थे। दीर्घ स्थलीय बड़े बड़े जो स्थलीय भूखंड थे, 7 जो स्थलीय भूखंड देख रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्थलीय भूखंड जो है आपका, स्थलीय भूखंड आपस में क्या थे? जुड़े थे। किसने माना? वेगनर ने माना। एज्यूम किया कि कार्बन फेरस युग एक पीरियड है आपका, और इस पीरियड में ये बड़े बड़े स्थलीय भूखंड जो 7 देखें आप, ये सारे आपस में क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए जो भूखंड थे इसी को उन्होंने, वेगनर ने क्या नाम दे दिया? पेंजिया का। इन्होंने क्या मान लिया? उसको पेंजिया नाम दिया। अब देखिए इसको हम फिगर के हिसाब से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे वेगनर के कंसेप्ट को। तो इन्होंने कहा कि जो ये स्थलीय भूखंड आपस में, बड़े स्थलीय भूखंड आपस में क्या थे? इस तरह से जुड़े हुए थे। लीजिए यह मान लेते हैं यह बृहद स्थलीय भूखंड है, जुड़ा हुआ है, और ये सारा आपस में जुड़ा हुआ है। इसी को वेगनर ने क्या नाम दे दिया? पेंजिया का नाम दे दिया। क्या कहा वेगनर ने? पेंजिया कहा। उन्होंने यह माना, वेगनर ने माना कि यह पेंजिया जो है एक जलीय भाग के ऊपर तैर रहा था। विशाल जलीय भाग इसके चारों ओर था, और यह विशाल जलीय भाग के ऊपर यह पेंजिया क्या कर रहा था? प्लवन कर रहा था। दैट मीन्स तैरिया हमने वाटर बना दिया, यह जलीय भाग बनाया। देख रहे हैं आप, यह जलीय भाग जो विशाल जलीय भाग है, इसका इन्होंने पेंथालासा नाम दिया। क्या कहा? विशाल जलीय भाग को क्या नाम दे दिया? पेंथालासा का। देख रहे हैं? तो देखिए वेगनर ने क्या माना, फिर से ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिए कि वेगनर ने माना कि जो विशाल स्थलीय भूभाग है वह कार्बन फेरस युग में, किस पीरियड में? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कार्बन फेरस युग में ये आपस में जुड़े हुए थे, और एक स्थलीय बड़ा सा स्थलीय भूभाग था, सारा जुड़ा हुआ, और उसको वेगनर ने क्या नाम दे दिया? पेंजिया नाम दे दिया।
उसके बाद उन्होंने एज्यूम किया कि यह पेंजिया जो है विशाल जलीय भाग के ऊपर तैर रहा था और उस विशाल जलीय भाग को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंथालासा नाम दे दिया। और उसके बाद माना जब यह देखिए तैरेगा इसके ऊपर पेंजिया पेंथालासा के ऊपर, पेंजिया जो है पेंथालासा के ऊपर तैर रहा है, तब जब कोई चीज तैर रहा है इस तरह से तो वहां पर दो फोर्स काम करेगा। एक जो है नीचे की ओर फोर्स लगेगा जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, और तैरते हुए ऑब्जेक्ट पर एक जल के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। उस बल को फोर्स को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। इसको बायोंट फोर्स के नाम से इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर पर इस तरह से फ्लो कर रहा है, तैर रहा है, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट पर यह तैर रहा है तो इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा इसके वेट के कारण, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक फोर्स वाटर के द्वारा अपर डायरेक्शन में लगाया जाएगा, उस फोर्स को उत्प्लावन बल कहते हैं। जब तक यह बैलेंस में रहेगा इस तरह से फ्लोट करता रहेगा। लेकिन वेगनर ने माना कि ये दोनों फोर्स के बीच क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बिगड़ने के कारण यह जो है आपका पेंजिया जो पूरा था वह टूट गया। यह पेंजिया क्या हो गया, आपस में यहां से इस तरह से ब्रेक हो गया। लीजिए देख रहे हैं, संतुलन बिगड़ने से पेंजिया क्या हो गया, दो भागों में बट गया, एक ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन, देख रहे हैं। और बीच में क्या आ गया, जल आ गया, बीच में क्या आ गया, जलीय आ गया। अब जो ऊपर का जो भाग बना और एक भाग कहां बना, नीचे का भाग बना, ऊपर के पोर्शन को इसने नाम दिया लॉरेशिया लैंड। क्या नाम दे दिया, लॉरेशिया लैंड नाम दिया। और नीचे वाले भाग को इन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। नीचे वाले भाग को क्या नाम दे दिया इन्होंने, गोंडवाना लैंड नाम दिया। याद रखिए जब ये दोनों के बीच ब्रेक हुआ तो ये पेंजिया क्या हो गया, दो भाग में ब्रेक हो गया। पेंजिया क्या हो गया, दो भाग में ब्रेक हो गया। ऊपर का पोर्शन क्या कहलाया हमारा, लॉरेशिया लैंड कहलाया, और नीचे का लैंड क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में जो ये सी बना, ये बीच में जो आपस में यह पानी का जो बना, इसको इन्होंने नाम दिया तेथिस सागर। क्या नाम दिया, तेथिस सागर नाम दे दिया। और कहा जाता है कि इसी तेथिस सागर में, तेथिस सागर नाम दिया, और इसी तेथिस सागर में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। हिमालय का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण इसी कहां हुआ है, तेथिस सागर में हुआ है। क्लियर है आपका। यह पेंजिया टूटा, टूट के एक दो भाग में बटा, ऊपर का पोर्शन लॉरेशिया और नीचे का पोर्शन गोंडवाना में ब्रेक हो गया, और बीच में जो जलीय भाग बना उसको उन्होंने तेथिस सागर नाम दिया। इसी तेथिस सागर में हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने माना, वेगनर ने यह माना कि जुरासिक काल में, जुरासिक एक पीरियड है, जुरासिक पीरियड में फिर लॉरेशिया डिवाइड हो गया और गोंडवाना भी डिवाइड हुआ। लॉरेशिया डिवाइड हुआ और गोंडवाना, लॉरेशिया भी डिवाइड हो गया और गोंडवाना भी डिवाइड हुआ। और लॉरेशिया डिवाइड होकर क्या बनाता है, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का फॉर्मेशन करता है। सुनिएगा मेरी बात को, लॉरेशिया डिवाइड होकर क्या करता है आपका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का फॉर्मेशन करता है। जबकि गोंडवाना लैंड विभाग डिवाइड होकर बनाता है आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण करता है। और इस तरह से सातों महाद्वीप क्या होते हैं, बन जाते हैं। ये महाद्वीपों की बात हो गई। अब आगे बताएंगे महासागर कैसे बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। किस पोर्शन से आपसे, यहां से आपको दो पार्ट में, पेंजिया को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। देखिए कैसे करते हैं। पेंजिया जो था आपका, यहां पर हमने लिया पेंजिया, यह पेंजिया आपका पहले टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहले कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट कहलाता है लॉरेशिया लैंड, रेशिया लैंड, और सेकेंड पार्ट में जो हुआ हमारा गोंडवाना लैंड। क्लियर है आपका। पेंजिया आपको दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड में। फिर यह आपका जो है लॉरेशिया डिवाइड होकर बनाता है हमारा, क्या बनाता है, एशिया को। क्या बनाएगा, एशिया बनाया। यूरोप का फॉर्मेशन किया, और तीसरा उत्तरी अमेरिका का फॉर्मेशन किया, उत्तरी अमेरिका बनाया।
क्लियर है। उसी तरह से एक गोंडवाना लैंड जो है डिवाइड होकर बनाता है, डिवाइड होकर दक्षिणी अमेरिका बनाया। दूसरा अफ्रीका का फॉर्मेशन किया। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत। चौथा ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा अंटार्कटिका का भी फॉर्मेशन यही करता है, अंटार्कटिका। लीजिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रायद्वीपीय भारत किसका भूभाग है, आपसे क्वेश्चन आएगा, प्रायद्वीपीय पूछा जाता है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत किसका भूभाग है, तो यह गोंडवाना लाइन का भूभाग है। आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया किसका भूभाग है, तो गोंडवाना लाइन का भूभाग है। अफ्रीका किसका है, गोंडवाना का। दक्षिणी अमेरिका भी गोंडवाना का। आपसे पूछा जाएगा यूरोप किसका भूभाग है, तो लॉरेशिया लाइन का भूभाग है। एशिया भी लॉरेशिया का और उत्तरी अमेरिका भी लॉरेशिया का। ये तो आपका स्थलीय भूखंड बना, उसकी बात हुई, आप महाद्वीप बन गए सातों, ठीक है। लेकिन अब आज सवाल उठता है कि ये महासागर कैसे बने, महासागर कैसे बने, इसका जवाब वेगनर ने कैसे दिया। तो उन्होंने, वेगनर ने कहा, ये तो आपका बना इस तरह से। अब महासागरों की बात करें तो उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के, अब देखो महासागर की उत्पत्ति की बात के बारे में वेगनर कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में खिसकने के कारण, पश्चिम में क्या हो गया, खिसक गया, खिसकने के कारण क्या बना, अटलांटिक महासागर बना। क्या बना, अटलांटिक महासागर का फॉर्मेशन हुआ। वेगनर ने कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या हुआ, पश्चिम की ओर खिसका, और उसके पश्चिम की ओर खिसकने से किस महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रायद्वीपीय जो भारत था, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से, उत्तर की ओर खिसका है, उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर बना। ठीक है, जब प्रायद्वीपीय भारत जो है उत्तर की ओर खिसक गया तो उसके खिसकने से क्या हुआ, हिंद महासागर का फॉर्मेशन हो गया। और आर्कटिक सागर कैसे बना, तो उसके बारे में कहा कि ध्रुव के पास से एशिया का पोर्शन और यूरोप का पोर्शन, ध्रुव, आगे उन्होंने कहा कि ध्रुव के पास से, उत्तरी ध्रुव से के पास से एशिया और यूरोप का पोर्शन नीचे की ओर खिसक गया, और उसके नीचे की ओर खिसकने से आर्कटिक सागर बना। कौन सा सागर बना, आर्कटिक सागर का फॉर्मेशन हुआ। किसका, कैसे बना, उत्तरी ध्रुव के पास से एशिया और यूरोप के नीचे खिसक जाने से आर्कटिक सागर का फॉर्मेशन हुआ। और प्रशांत महासागर कैसे बना, इसके बारे में उन्होंने बताया। प्रशांत महासागर के फॉर्मेशन के बारे में वेगनर ने क्या कहा कि आपका जितने भी स्थलीय भूखंड है, वो स्थलीय भूखंड का चारों ओर से दबाव पड़ा, स्थलीय भूखंड का चारों ओर के दबाव पड़ने के कारण पेंथालासा क्या हो गया, सिकुड़ गया। स्थलीय भाग के चारों ओर से दबाव पड़ने के कारण पेंथालासा क्या हो गया, सिकुड़ गया, और उसी के सिकुड़ने से हमारा क्या हो गया, प्रशांत महासागर का फॉर्मेशन हुआ। तो यही आपका वेगनर का कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ पेंजिया, जो वेगनर का थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपका एक और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है, हालांकि वह मेंस का टॉपिक है, लेकिन हल्का सी उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, वह सिद्धांत कहलाता है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर 2 नंबर में, दूसरा जो थ्योरी है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखिए इसका इंग्लिश होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो देखिए यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रतिपादक कौन थे,
प्रतिपादक, इसके प्लेट टेक्टोनिक के प्रतिपादक हैरी हेस थे। कौन थे? हैरी हेस। याद रखना पड़ेगा आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका हैरी हेस थे। लेकिन इसकी जो है, इस प्लेट टेक्टोनिक की वैज्ञानिक व्याख्या जो किया गया था, वैज्ञानिक व्याख्या हैरी हेस के द्वारा नहीं किया गया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वैज्ञानिक व्याख्या जो है मॉर्गन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मॉर्गन के द्वारा किया गया। तो आप याद रखेंगे, प्रतिपादक कौन थे? हैरी हेस थे, लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या जो है मॉर्गन हेस के द्वारा किया गया था। और इस थ्योरी में यह माना गया कि आपका जो है पृथ्वी के अंदर जो दृढ़ भूखंड है आपका, वह आपका 350 किलोमीटर अंदर जो है दुर्बल मंडल है, और उसी दुर्बल मंडल में बड़े बड़े स्थलीय क्या है? भूखंड है। और उसी स्थलीय भूखंड को क्या कहा गया? प्लेट कहा गया। क्या कहा गया? प्लेट का नाम दिया गया। और स्थलीय भूखंड जो है आपका, प्लेट जो है, उसी का अध्ययन, उसी के स्वभाव और बनावट का अध्ययन ही प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। उसी के स्वभाव और बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। और प्लेटों की कुल संख्या जो बताई गई पृथ्वी के अंदर जो है, छोटे बड़े मिलकर जो है, कुल प्लेट कितने हैं? कुल प्लेट 26 बताए गए। कुल प्लेट की संख्या कितनी बताई गई? 26 बताई गई। और इस 26 में आपके को दो भागों में बांटा गया, बड़े प्लेटों में और छोटे प्लेट में। बड़े प्लेट कितने हैं और छोटे प्लेट, तो दो भागों में। तो बड़े प्लेटों की संख्या 6 बताई गई और छोटे प्लेटों की संख्या कुल कितनी बताई गई? 20 बताई गई। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि प्लेटों की कुल संख्या कितनी है बताई गई है। पृथ्वी के अंदर कुल कितने प्लेट हैं छोटे बड़े मिलाकर? 26 हैं। इसमें 6 बड़े हैं और 20 क्या है? आपके छोटे प्लेट हैं। अब बड़े प्लेट कौन कौन से हैं? 6, उसके नाम आज रखने पड़ेंगे आपको। तो बड़े प्लेट जो है आपका 6 बड़े प्लेट हैं। छह बड़े प्लेट हैं। पहला आपका जो है प्रशांत प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका प्लेट। दोनों को एक में मिला दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिएगा तो 6-7 आ जाएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट। तीसरा जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। चौथा जो हमारा प्लेट है अफ्रीका प्लेट। पांचवा जो प्लेट है ऑस्ट्रेलिया प्लेट। सिंपल नाम है आपका, सारा कंटिनेंट याद रख लीजिए। और छठा जो प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 6 प्लेट बड़े प्लेट बताए गए। और ये प्रशांत प्लेट पर ही आपका पूरा प्रशांत महासागर और उसके आसपास का क्षेत्र स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट पर है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और अटलांटिक महासागर इसी प्लेट पर है आपका। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर आपका भारत है, आपका भारत, प्रदीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडियन ओशियन इसी प्लेट पर आपका है। अफ्रीकी प्लेट पर अफ्रीका महाद्वीप आपका और उसके आसपास का रीजन अफ्रीकी प्लेट पर है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का न्यूजीलैंड वगैरह इस प्लेट पर आ गया। अंटार्कटिका प्लेट पर नीचे का अंटार्कटिका है। तो ये सारे थे हमारे। हालांकि यह आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपका यह मेंस का क्वेश्चन बनता है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यह थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हैरी हेस के द्वारा किया गया। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसके द्वारा किया गया, तो मॉर्गन के द्वारा किया गया। प्लेटों की कुल संख्या कितनी बताई गई, 26 है, जिसमें 6 बड़े और 20 छोटे, और 6 बड़े बड़े कौन कौन सा है। और प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेटों के अध्ययन और उसकी बनावट का जो है अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इतना ही याद रखना है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।
और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।